नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेरस हॉटलाइन में। ये कार्यक्रम आप मेरे और कंचन के साथ देखेंगे अगले आधे घंटे में। और छोटी दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये अगला एक साल इस दीपावली से अगली दीपावली आपके लिए काफ़ी मंगलमय हो, शुभ हो, धनवर्षा हो। कंचन, कैसी रही धनतेरस? मैंने खरीदारी तो कुछ नहीं की, लेकिन मैंने लोगों को खरीदारी करते हुए बहुत देखा, क्योंकि कल मैं थी जवेरी बाजार में। जिस तरीके की भीड़ थी, जिस तरीके का क्रेज था, वो देखने लायक था। राइट। और जिस टाइम पे क्या 85,000 तक बिका कल सोना? क्या ऑल टाइम 85,000 तक बिका? यस, मतलब लोगों के अंदर जैसे हम देखें कि इस टाइम पे जो प्रेशियस मेटल्स हैं अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन है लोगों के शक्ल में आपको कहीं नहीं दिखा कि जो सोना है वो 80-85 में जा रहा है। इनफैक्ट जब मैंने बाइट ली तो लोग ये भी बोल रहे थे कि सोना तो और बढ़ेगा और जितना बढ़ेगा हम उतना लेंगे। यस, तो मतलब लगता नहीं है कि जहाँ पे एक तरफ बोला जाता है। जी बिल्कुल, वो तो है। ये भी सुबह सुबह जब ये मॉर्निंग कॉल में आशीष हेडलाइंस पढ़ रहे थे ना, तो वो भी कुछ ऐसे ही बता रहे थे। खैर, आएंगे हम इस पे विषय पे बात करेंगे, लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक, निफ्टी फिर भी स्टेबल है 24,400, बट इट्स अ कंप्लीट कोलैप्स इन निफ्टी बैंक। और देखिए निफ्टी बैंक के लिए ये जो छोर है ना 51,700, ये दो एवरेजेस का क्लस्टर है। अगर ये टूटा तो याद रखिएगा प्रेशर बढ़ेगा। सुबह जो हमारी कमेंट्री में बात हुई थी कि ऑल ट्रेड्स ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, उसको लीड करेगा निफ्टी बैंक ही। आपको इंप्रेशन वहीं से लेना है, और आज निफ्टी बैंक ही कोलैप्स होता हुआ। खैर, सब पे बातचीत करेंगे। मानस होंगे आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, लेकिन सुर्खियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी के दिन दबाव। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से लगभग 400 अंक का। निफ्टी में फिलहाल स्थिरता कायम। निफ्टी इस वक्त 24,400 के स्तर पर। स्मॉल कैप आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म, करीब 5% उछला इंडिया विक्स। फार्मा और एनबीएफसीज में आज दबाव, करीब 1% फिसले दोनों ही इंडाइसेस। फार्मा में सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज में तेज गिरावट। वहीं कैपिटल गुड्स, मेटल और एफएमसीजी में देखी जा रही है खरीदारी। मैरिको के दूसरी तिमाही के नतीजों से बाजार खुश। शेयर करीब 5% ऊपर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल हुआ। नतीजों के बाद जेफरीज ने 25% ऊपर के दिए लक्ष्य। नमूना ने दिए करीब 760 के लक्ष्य। नतीजों के बाद वोल्टास में तेज बिकवाली। शेयर 4% से ज्यादा फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। अनुमान से थोड़े कम रहे थे नतीजे। वहीं रिजल्ट के बाद कॉनकॉर में भी 3% का उछाल। कंपनी के मार्जिन में दिखा सुधार। ब्लॉक डील के बाद टोरेंट फार्मा में दबाव कायम। 2.5% से ज्यादा फिसला शेयर। प्रमोटर्स ने बेची करीब 2.9% हिस्सेदारी। धनतेरस पर सोने की चमक और बढ़ी। रिकॉर्ड हाई पर पहुंची कीमतें। घरेलू मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 79,500 के पार। कॉमेक्स गोल्ड पर भी नई ऊंचाइयां। स्वागत है आप सभी का टेरस हॉटलाइन में। चलते हैं फटाफट यहाँ से मानस के पास, एक इंडेक्स पे व्यू लेते हैं, फिर उसके बाद कंचन आपके प्रश्नों के उत्तर जुटाएंगी। मानस, निफ्टी बैंक का ये कोलैप्स अभी आपको लग कैसा रहा है, और आपका टेक निफ्टी बैंक पे इस वक्त? देखिए वीरेन जी, निफ्टी बैंक दोनों की अगर बात करें तो अभी तक कहीं पर कोई बहुत बड़ा रिवर्सल का साइन देखने को मिला नहीं है, इसलिए दूर रहना बेहतर रहेगा। जहां तक बात निफ्टी की है, 24,600 का लेवल रीच होगा तब आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे। उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। और देखिए बैंक निफ्टी में ध्यान रखिए कि जो 3 अक्टूबर को एक गैप था, उस गैप को जब तक पूरी तरह से फिल ना करे, उसके ऊपर ट्रेड ना करने लगे, ये नहीं मानना चाहिए कि यहाँ पर जो मंदी है वो खत्म हुई है। जब 52,800 के ऊपर जाएगा, उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तभी यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। अब ध्यान रखिए, अब अगर 51,500 के नीचे आज फिसला तो कम से कम आपको फिर से 800-900 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अपने स्टॉप लॉसेस अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 51,500 के नीचे जरूर लगाएं। ओके, तो ये थी राय निफ्टी बैंक निफ्टी पर।
अब चलते हैं सीधा कॉलर्स के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि छोटी दिवाली के दिन ऐसे कौन से सवाल हैं जो रिलेटेड है इस टाइम पे मार्केट से, जो पूछना चाहते हैं, कहाँ पे अटके हुए हैं, क्या इस टाइम पे पोर्टफोलियो में सता रहा है। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से, उनका नाम है पीयूष पटनी जी। पीयूष जी, छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास सुज़लॉन एनर्जी है 72 रुपीज़ के हिसाब से 1000 शेयर। मैं पूछना चाहता हूँ क्या मैं इसमें और एवरेज कर सकता हूँ? इसके अलावा मेरे पास IRFC है 325 शेयर एट द रेट ऑफ 152। मैं उसमें भी एवरेज करना चाहता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। जी, सबसे पहले बात करते हैं सुज़लॉन की, और जो खरीदारी का भाव है वो है 72 रुपीज़ और 1000 शेयर है इस टाइम पे इनके पोर्टफोलियो में, और इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 69 रुपीज़ का। आज शेयर में ½ % की एक मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन इसके कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करेंगे अगर हम तो हर जगह एक हमें अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सर, क्या करना चाहिए? एवरेज का मौका है, क्योंकि जो खरीदारी का भाव है वो यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि 72 रुपीज़ में खरीदारी की गई है, यहाँ से 3 रुपये ही कम पे इस टाइम पे शेयर ट्रेड कर रहा है। एवरेजिंग की सलाह है या फिर नहीं? अभी नहीं। मेरे ख्याल से कंजन जी थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सुज़लॉन सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 64 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। खरीदारी कहाँ करनी है? खरीदारी करने के लिए 75 76 की रेंज को ब्रीच होना जरूरी है। उसके ऊपर सुज़लॉन निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करें। जी, तो इस टाइम पे एवरेजिंग की सलाह नहीं है सुज़लॉन के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं IRFC की, जो इनका दूसरा सवाल है। इनके पोर्टफोलियो में 325 शेयर्स हैं और इस टाइम जो इन्होंने खरीदारी की है वो की है 152 में, और अभी इनकी खरीदारी के भाव से केवल 2 ही रुपये नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। सर, यहाँ पे भी एवरेजिंग की सलाह है या फिर नहीं? देखिए, अभी एवरेज नहीं करना है, लेकिन आपने जो लॉन्ग पोजीशन बनाई है उसके प्राइस सही है। मेरे ख्याल से 134 के स्टॉप लॉस से उस पोजीशन को होल्ड करिए, और खरीदारी करनी है तो 157 के ऊपर और खरीदारी करेंगे, क्योंकि अगर 157 के ऊपर निकला तो कम से कम 180 185 के स्तर स्टॉक दिखा सकते हैं। ओके, तो ये थी राय IRFC पे। आगे बढ़ते हैं और मुडासा से हमारे साथ जुड़ी हैं किरित पटेल जी। किरित जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी सर। हाँ, मेरे पास बजाज कंज्यूमर का शेयर है 1000 से 200 के आसपास का है। तो मैं इसको होल्ड करूँ या बेच दूँ? जी, तो इनके पास 210 के भाव पे बजाज कंज्यूमर है, और जो क्वांटिटी है वो है करीबन 1000 शेयर। इस टाइम पे 14 रुपये तो ऑलरेडी प्राइस ऊपर जा चुका है करंट चार्ट्स में, और आज का चार्ट भी देखें तो करीबन यहाँ पे 1.5 से 2% की तेजी ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है। सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? होल्ड करना चाहिए या यहाँ से हमें जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है वो कर लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के रखिए 214 रुपए के नीचे, और अब अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 230 है उसके ऊपर निकला तो कम से कम 250-55 के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो होल्ड की सलाह है बजाज कंज्यूमर में। अच्छे पोर्टफोलियो, अच्छा जो हियरार्की है उसका सेगमेंट का ये स्टॉक है। मूविंग फॉरवर्ड, भोपाल से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास कैनरा बैंक है। ये मेरा एवरेजिंग है 113 प्राइस है 113 जी। 10,000 शेयर है। 10,000 शेयर है, एवरेजिंग करी है 113 रुपए में। सर, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? लगभग 6 से 7-8 महीने। 6 से 7-8 महीने माना सर। ऑलरेडी इस टाइम पे जो शेयर है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है नतीजों के बाद। इनफैक्ट 103 के भाव पे इस टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है, और 113 रुपए की खरीदारी, यानी कि 10 रुपए नीचे ऑलरेडी शेयर आ गया है। और 6 महीने का टाइम फ्रेम लेके चले तो कहाँ तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं? इसमें बैंकिंग में चांस लेना चाहिए, क्योंकि आप चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या PNB की बात करिए, पिछले 3-4 दिनों में कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं चार्ट पे। तो कैनरा बैंक में भी मेरे हिसाब से अगर 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो 93 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। 110 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 125 130 तक के स्टॉक प्राइस दिखा सकता है। ओके, थैंक यू। तो ये थी राय कैनरा बैंक पर। आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया के कुछ सवाल लेते हैं।
सोशल मीडिया में सवाल आया है और ये जो शेयर है ये काफी बार पूछा जाता है। इसका नाम है हुडको। इनके पास 160 रुपए के भाव पे 1000 शेयर है हुडको के। इस टाइम पे क्या करना चाहिए? बिकॉज हुडको का अगर हम पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो काफी अप एंड डाउन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। सर, इस टाइम पे जो थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं वो दिवाली को देखते हुए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? इसके माने काफी पहले की बाइंग थी, क्योंकि उसके बाद 340 तक स्टॉक गया और अब करेक्ट होके बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक कोशिश पिछले 3 दिनों से बॉटम बनाने की कर रहा है। मेरे ख्याल से 180 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 230 240 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और नेक्स्ट मूव में आपको 320 340 के बाद स्टॉक वापस दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए 180 रुपए का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है कुछ। तो 180 रुपए के स्टॉप लॉस को रखे ध्यान में और हुडको को इस टाइम पे आप होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और सोशल मीडिया का सवाल लेते हैं। ये है आनंद मिश्रा जी का भगलपुर से। इनके पास कॉनकॉर के 20 शेयर है। खरीदारी का भाव है 1048। इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस काफी नीचे आ चुका है, लगभग 200 रुपए नीचे है। सर, क्या करना चाहिए? वैसे इनफैक्ट आज तो हमें तेजी देखने को मिल रही है, नतीजों का असर हमें रिफ्लेक्शन इसका सीधा सीधा चार्ट्स पे देखने को मिल गया है। 3.5% की तेजी के साथ इस टाइम पे कॉनकॉर ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट टाइम में। लंबी अवधि के लिए क्या नजरिया है सर? ने डेफिनेटली कुछ साइन दिखाए हैं रिवर्सल के, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो पोजीशन बनाई है उसमें आपको 750 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है। 850 रुपए के ऊपर निकला तो 925 रुपए पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर निकला तो आपको 1050 1075 के स्तर स्टॉक दिखा सकता है। ओके जी, तो थोड़ी देर में कॉनकॉर के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे जानेंगे कि आगे को लेके किस तरीके का आउटलुक है, साथ ही साथ कुछ और भी सवाल नतीजों से जुड़े हुए। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अहमदाबाद से हमारे पास सवाल आया है भरत सिन्हा जी का। इनके पास एनसीसी के 460 शेयर हैं, 460 शेयर्स हैं एनसीसी के, और जो खरीदारी का भाव है वो है करीबन 63.29, यानी कि 63.5 हम एवरेज लेके चल सकते हैं। क्या करना चाहिए इस टाइम पे? ऑलरेडी इस टाइम पे अगर हम चार्ट्स देखें तो डबल से भी ज़्यादा का मुनाफा तो हो गया है। सर, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या थोड़ा सा और सब्र रखना चाहिए? अच्छे और हमें देखने को मिल सकते हैं नंबर्स। तो देखिए पिछले करीब 8-9 हफ्तों में हमने करेक्शन देखा स्टॉक में। 360 से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, 270 के आसपास 200 मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम बना है। मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए। 260 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रही है, और अब जब भी ये 310 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करेगा तो जो नेक्स्ट मूव होगा उसमें आपको 360 और शायद 410 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। बट फिलहाल के लिए बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, तो 260 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए जी। तो स्टॉप लॉस के साथ करें होल्ड। एनसीसी के अंदर मुनाफा होता हुआ यहाँ पे डबल से ज्यादा, 3 गुना मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है और समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, ब्रेक के बाद ये जो सिलसिला है सवाल जवाब का, इसको जारी रखेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। एक बार फिर से आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से दीपावली बनाइए अपने घर में और देश में, साथ ही साथ अपने करियर में ग्रोथ करिए। ये हम सभी का आपके लिए एक ब्लेसिंग है। साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस टाइम पे जानते हैं कि कॉलर्स के मन में क्या खलबली मची हुई है और किस चीज़ को लेके परेशान है। अगले कॉलर से जुड़ते हैं। ये हमारे साथ हैं लखनऊ से प्रकरीन सिंह जी। प्रकरीन सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम एनटीपीसी है मेरे पास 300 क्वांटिटी 321 पे। एक इसका स्टॉप लॉस कितना क्या रखें और कितने तक का जा सकता है? लगभग 6 महीना साल भर रुक सकते हैं जी। तो 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं एनटीपीसी के अंदर, और जो खरीदारी का भाव है वो है 321 रुपए का, क्वांटिटी है 300। इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 410 का। तो ऑलरेडी इस टाइम पे थोड़े बहुत प्रॉफिट में तो ऑलरेडी है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करके चले। मानस सर? तो देखिए निवेशक के लिए मेरे ख्याल से 200 मूविंग एवरेज पे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एनटीपीसी में 200 मूविंग एवरेज 370 रुपए है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो अभी तक पॉजिटिव लग रहा है। करेक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन मेरे ख्याल से 390 से लेकर 380 के रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं स्टॉक में।
इसलिए 370 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और अगर ध्यान रखिए 430 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट मूव होगा उसमें शायद आपको 510 520 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके चलिए, तो ये एनटीपीसी पे आई होप आप सबको राय मिल गई होगी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। अभी जैसा कि एक दर्शक के जो प्रश्न के एवज में हम उत्तर जुटा रहे थे कॉनकोर, और आज कॉनकोर खुलते ही साथ प्रकाश सर का पहला ट्रेड था एंड दैट्स डूइंग वेल। कॉनकोर आज डी हाई की ट्रेडिक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। ये आपके स्क्रीन पे नंबर्स हैं और नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी श्री संजय स्वरूप जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, और सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे कंटेनर कॉर्प के परिवार को और आपके परिवार को। मैं जिस चीज़ से इस डिस्कशन को स्टार्ट करना चाह रहा था कि एग्जैक्टली सर जो आपने गाइडेंस दी थी Q2 के लिए, उससे थोड़ा सा आप डाइवर्ट कर गए ऑन द लोअर साइड। एग्जैक्टली इसके कारण क्या रहे और क्या वो कारण इतने ठोस थे जिसके चलते आपको माइट बी पॉसिबली अपनी जो पूरी FY25 की गाइडेंस है उससे थोड़ा बहुत डाइवर्ट करना पड़े? ऐसे चांसेस लग रहे हैं आपको? धन्यवाद। शुरू में मैं अपने कॉनकोर परिवार की तरफ से आपको और आपके दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जो आपका प्रश्न है उसमें डेफिनेटली जो हमारी गाइडेंस थी उससे थोड़ा सा हम लोग ने कम परफॉर्म कर पाए हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो जो विभिन्न जियोपॉलिटिकल जो कारण हैं जिसकी वजह से एग्जिम ट्रैफिक हमारा काफ़ी इफेक्ट हुआ है। आप लोग सर्वविदित है वो कारण। उसकी वजह से हम लोगों का एग्जिम का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा उसमें डिसरप्शन रहा है। और सेकंड क्वार्टर में हमारे उत्तर भारत में और गुजरात में बहुत अच्छी बारिश हुई है। उस वजह से हमारा डोमेस्टिक का जो लोडिंग था वो थोड़ा इफेक्ट उस पर पड़ा है, थोड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष है कि इस महीने से हमने अपना लोडिंग काफ़ी अच्छा पिकअप कर लिया है। और इस वजह से मैं अपनी जो गाइडेंस मैंने शुरू में दी थी एग्जिम के लिए 15% और डोमेस्टिक के लिए 25%, उस पर मैं कायम रहूंगा। उसको मैं चेंज अभी नहीं करना चाहूँगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा बट हम उसको अचीव करेंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि इस समय हमें काफ़ी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है मार्केट में। तो उसकी वजह से हम लोगों को उम्मीद है कि हम ये टारगेट अपना जो दिया है वो अचीव कर पाएंगे। मतलब माइट भी अगर आप डाइवर्ट हुए तो वो एग्जिम फ्रंट पे होंगे, नॉट इन डोमेस्टिक फ्रंट। अच्छा, एक और चीज़, रियलाइजेशन दोनों फ्रंट्स पे कैसे थे सर इस बार, इस क्वार्टर में? रियलाइजेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इस बार हमने जो एबिटा लेवल जो है 25 से 26% के उसमें रखा है, उसी रेंज में। और जो मेरे को ये भी बताते हुए एक हर्ष है कि इस क्वार्टर में हमने जो 371 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमने कमाया है, वो इस अब तक की कंपनी के इतिहास में किसी भी क्वार्टर में सबसे अधिक प्रॉफिट रहा है। इतना प्रॉफिट किसी क्वार्टर में हमने नहीं कमाया है। और ये इसके बावजूद है कि 25 करोड़ जो हमने एक्सेप्शनल आइटम में पैसा दिया है, विवाद से विश्वास की एक भारत सरकार की स्कीम थी, उसमें हमने एक ये सेटल किया है डिस्प्यूट। अगर वो 25 करोड़ इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है, एक्सेप्शनली वेल आई शुड से। और ये इसमें मेन जो योगदान रहा है वो हमारी टीम कॉनकोर के परिवार का योगदान है। और कस्टमर्स से जो हम लोगों का कनेक्ट है, जो हमारा फोकस एरिया पिछले 1 साल से बना हुआ है कि कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर से ग्राहक से संपर्क में रहना, उसके साथ हर चीज़ शेयर करना, और हमारे परिवार की जो मेहनत है उसकी वजह से हम ये अर्जित कर पाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी हम इतना ही अच्छा परिणाम दिखाएंगे। ओके, अच्छा सर, ये जो आपके मार्जिन्स में जो प्रेशर रिलीज़ किया, 2 पॉइंट्स को देख के काफ़ी हद तक लगता है। जो एक तो लैंड लाइसेंस फी और दूसरा जो रेलवे कॉस्ट है उसका थोड़ा सा सब्सटेंशियली नीचे आना, ये 2 पॉइंट्स प्लस वैल्यू एडेड सर्विसेज सेकेंड हाफ में, ये 2-3 वेरिएबल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जो रेलवे की जो हमारी कॉस्ट है वो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल करी है। उसका मेन रीज़न ये है कि हमारी एम्प्टी रनिंग जो ट्रेन्स की होती है वो हमने कंट्रोल कर ली है। बिकॉज हमने डोमेस्टिक में सर्किट्स डेवलप किए हैं और एग्जिम में भी हमारा डबल स्टैकिंग बहुत बढ़ गया है। इस बार फिर हमने
फर्स्ट हाफ में 11% डबल स्टैकिंग बढ़ाया है। 3000 से ज़्यादा ट्रेन हमने डबल स्टैक की हैंडल करी हैं। जहाँ तक लैंड लाइसेंस फीस का सवाल है, जैसे कि एक हमारा बहुत बड़ा आईसीडी है बेंगलोर में, उसमें 40 करोड़ का हमारा जो हमने प्रोविज़न रखा था वो हमने सेट ऑफ किया है, क्योंकि हमने जो इसका लैंड लाइसेंस फीस का जो रेट था वो रेलवे से सहमति हो गई है। इसके इसी तरीके से और जगह भी लैंड लाइसेंस फीस का जो इशू है वो पूरा अच्छी तरह सेटल हो चुका है रेलवे के साथ। तो रेलवे कॉस्ट और लैंड लाइसेंस फीस जो मेजर आपने प्रश्न पूछे हैं, ये दोनों अब हमारे सेटल्ड हैं और अब इसी तरीके से आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी रहेंगे। अच्छा स्वरूप सर, ये बताइए कि स्पेशली जिस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की आपने बात करी वो वाकई सबके सामने है, उसके लिए ना आप जिम्मेदार हैं ना कोई और, बट अगर ये परसिस्ट करती हैं, अगर यूं ही, क्योंकि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं है सारे फ्रंट्स पे, चाहे वो यूक्रेन रशिया हो, चाहे वो इजराइल ईरान हो, क्या आप अपने जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसको थोड़ा सा टोन डाउन करेंगे क्या? नहीं, देखिए इसमें जो हमारे एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, नए रेक्स खरीद रहे हैं, नए टर्मिनल्स बना रहे हैं, ये हमारे जो टर्मिनल्स और रेक्स हैं ये एक्जिम के अलावा डोमेस्टिक कस्टमर्स को भी सर्व करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमारे देश में डोमेस्टिक की डिमांड, डोमेस्टिक का मार्केट भी बहुत बड़ा है, विशाल मार्केट हमारे पास है, और जिसको कि पूरी तरह हम लोग अभी सर्व नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग कारणों की वजह से। तो हमारे टर्मिनल्स और रेक्स और कंटेनर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन है वो इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा, जिससे हम कस्टमर्स को और अच्छी सर्विस दे सकें। एज फार एज ये जियोपॉलिटिकल रीजंस की बात है, इसमें भी काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है, और जो जैसे जो रेड सी से अब जहाज़ नहीं जा सकते हैं, वो केप ऑफ गुड होप के थ्रू घूम के आते हैं, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन वो भी करीब करीब स्टेबलाइज हो चुका है। शिपिंग कंपनीज़ ने जहाज़ खरीद लिए हैं, ज़्यादा जहाज़ खरीद लिए हैं, ज़्यादा कंटेनर्स उनके पास हैं। तो इस तरीके से ये जो इश्यूज़ हैं अब ये स्टेबलाइज्ड हैं, और डोमेस्टिक में जैसे मैंने बताया डिमांड है, तो इसलिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा, और हम आगे भी अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सुलझे हुए तरीके से आपसे बातचीत हुई, प्रेशर पॉइंट्स पे आपने बातचीत करी यहाँ पे, और वो पॉइंट्स जो कि शायद सेकंड हाफ में माइलेज दें आपको, उस पर बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, सेकंड हाफ, एंड दीपावली की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंटेनर कॉर्प आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आज एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मोड में, और ऑलमोस्ट अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल गेन, एक ओवरसोल्ड स्टॉक था, आज अच्छा करता हुआ नवा डे हाई। तो जो स्वरूप सर ने कही ना बात यहाँ पे कि डोमेस्टिक फ्रंट पे आई थिंक वो जो मानसून था उसके चलते कि इम्पैक्ट पड़ा, और थोड़ा एक्जिम फ्रंट पे ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, लेकिन वो जो पूरे साल की गाइडेंस थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कंचन, ओवर टू यू। जी, मैनेजमेंट से तो बात हो गई है, लेकिन अब बात करते हैं कुछ कॉलर से। कुछ सोशल मीडिया में जो सवाल आए हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मानस सर, IRB इंफ्रा खरीदा है अजय जी ने, जो है दिल्ली से। इनकी जो खरीदारी का भाव है वो है करीबन 68 रुपीज़ का, और इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो करीबन चल रहा है 54 रुपीज़ का। क्या करना चाहिए? हालांकि आज तो हमें 3% का एक इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन अगर हम बात करें 6 महीने से लेके 1 साल की, तो ये भाव वापस से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, बहुत ज्यादा ऊपर उन्होंने खरीदारी नहीं की है। मेरे ख्याल से करेक्शन कंप्लीट हुआ है, आप बने रह सकते हैं। 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 47 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और अब अगर ये 57-58 की रेंज को ब्रीच करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो फिर तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और आपको वापस 75 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए। ओके, तो ये थी राय IRB इंफ्रा पे। अब चलते हैं थोड़े से बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। जो बैंक्स रिलेटेड सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे आए हैं, एक्स पे आए हैं, माय बैग। माना सर, यूको बैंक, बीच में तो ये शेयर अगर पिछले साल की बात करी जाए तो अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद वो भाव वापस से आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। खरीदारी का जो भाव है वो है 59 रुपीज़ का, और इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस है 45 रुपीज़ का।
तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे तो लॉस में है। क्या करना चाहिए? नज़रिया जो है वो 3 से 4 साल का है, वापस से भाव आते हुए दिखेंगे या जहाँ पे हमें नेट टू नेट मिले तो अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए? तो देखिए सही है कि पिछले 2 दिनों में हमें यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकला है। लेकिन मेरी राय रहेगी कि अगर आपके पास 1 से 2 साल का निवेश करने का समय है तो बेहतर रहेगा जो स्ट्रक्चर जहां बेहतर है वहां पर निवेश करें। पीएसयू बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर मीडियम टर्म चार्ट पे अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से यूको बैंक से निकल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तो कैनरा बैंक में निवेश करना चाहिए। ओके, तो ये थी राय। यूको बैंक में आप अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी हर्षदा जी से, खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।